Hello everyone, my name is Dr. Jeevak Ghadge. I am orthopedic surgeon. Currently I am practicing in कल्याण। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम सभी को आज नहीं तो कल बैक पेन जरूर होगा या हुआ है। बैक पेन दो तरीके का रहता है, एक है एक्यूट बैक पेन और एक है क्रोनिक बैक पेन। एक्यूट बैक पेन जो है वो कुछ इंजुरी या कभी हम लोग हैवी वेट उठाते हैं तभी हो जाता है, और क्रोनिक बैक पेन काफी महीनों से सालों से रहता है, उसको क्रोनिक बैक पेन कहते हैं। तो ये बैक पेन के बारे में समझने के लिए हमें बैक की एनाटॉमी जानना है। बैक में हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है जो दिमाग से स्टार्ट हो जाता है, वो लगभग टेल बोन तक रहता है, और इस वर्टिब्रल कॉलम में बीचों बीच दिमाग से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है जो कि वो वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नसें निकलती है और वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग जॉइंट्स रहते हैं। हर एक रीढ़ की हड्डी दूसरे रीढ़ की हड्डी से जॉइंट से जुड़ी रहती है, और इस जॉइंट के बीच में एक डिस्क रहती है, और इस डिस्क के पीछे के हिस्से से दो फोरामेंस निकलते हैं ऑन आइदर साइड। उस फोरामेन से नसें निकलती है। तो गर्दन में से जो भी नसें निकलती है वो हमारे दोनों हाथ को सप्लाई करती है। तो हाथों का जो भी फंक्शंस है ये नसें कंट्रोल करती है। हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी में से स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नसें निकलती है वो हमारे हार्ट, लंग्स इसको सप्लाई करती है। एब्डोमेन के जो ऑर्गन है जैसे कि लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन इसको सप्लाई करती है। तो इसके सारे फंक्शंस ये नसों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर कमर में से जो नसें निकलती है वो हमारे पैर को जाते हैं, और पैर की सारी एक्टिविटीज, मूवमेंट्स कंट्रोल करना इन नसों का काम है। लास्ट जो सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है ये फ्यूज वर्टिब्री रहती है, इनमें डिस्क नहीं रहता है। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम रहता है। वर्टिब्रल कॉलम में एक और चीज रहती है जैसे कि मसल्स रहते हैं जिसको हम लोग पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं, लिगामेंट्स रहते हैं, और ये डिस्क रहती है। तो इनमें से किसी को भी इंजरी हो जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स हमें आते हैं, यूजुअली बैक पेन होता है तो क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। यूजुअली बैक पेन जब ये शुरू हो जाता है तो उस लोकल जगह पे बहुत सारा पेन रहता है और स्टीफनेस रहता है। हम लोग सीधे से खड़े रह नहीं पाते या बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। इस तरह से बैक पेन लोकल जगह पे रहता है, और बहुत सारा मसल स्पैज़म भी हो जाता है। फिर हाथों में या पैरों में कभी कभी टिंगलिंग या नमनेस भी आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत बार रेडिएटिंग पेन आ जाता है हाथों में, पैरों में। तो अगर नस के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो गया तो वीकनेस भी बढ़ने लगता है। कभी कभी पर्टिकुलर हाथ में या पैर में वीकनेस महसूस होने लगता है। और इससे भी कुछ सीरियस अगर प्रेशर नस के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाता है, खास करके हमारे लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा या अपर लंबर वर्टिब्रा, इस यहाँ पे अगर प्रेशर आ जाता है तो कभी कभी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हमारे ब्लैडर मतलब और बावल मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा पेशाब और स्टूल पास करने के ऊपर का कंट्रोल छूट जाने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से छोटे सिम्टम्स से लेके सीरियस सिम्टम्स के बारे में हम लोग ने देखा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ जाते हैं।
सबसे पहला सिम्टम जो है वो है हमारा पोस्चर, पहली कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारा पोस्चर, बहुत सारे लोगों को आज जो वर्क कर रहे हैं, खास करके जो लोगों को 7 से 8 घंटा कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, ऐसे लोगों के पोस्चर अगर गलत रहेंगे तो उनको नेक पेन, बैक पेन की बहुत सारी इश्यूज रहती है। खास करके जो लोग ड्राइविंग प्रोफेशन में है, जिनको कंटिन्यूस ड्राइविंग करना पड़ता है, उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये है पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। दूसरा है बहुत ही कॉमन डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब रीढ़ की हड्डी घिसना, रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाना। तो ये भी है, जैसे कि एल्डरली जो लोग हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का जो घिसना होता है, गैप बढ़ने का काम, जैसे कि उम्र के 55 साल 60 साल में ये गैप बहुत बढ़ते जाती है। या तो खास करके लेडीज में जब भी 1 या 2 बच्चे होने के बाद अगर कैल्शियम इंटेक अगर सही नहीं रहेगा तो लेडीज में ये डीजनरेशन बहुत ही स्पीड से हो जाता है और बहुत बड़ी गैप रीढ़ की हड्डी में आ जाती है और उसकी वजह से सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। तो ये डीजनरेशन है, उसको एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस भी बोला जाता है। तो ये डीजनरेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जैसे जिसकी वजह से हमें पीठ में दर्द आ सकता है। अर्थराइटिस में जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या अंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये जो अर्थराइटिस के जो अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें भी हमारे रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स है उसमें सूजन आ जाता है। फिर बहुत ही कॉमन जो कंडीशन है जो कि डिस्क प्रोलैप्स, मतलब हम लोग स्लिप डिस्क उसको बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन है और हर एक एज में पाया जाता है। खास करके जिम में जो लोग हैवी वेट उठाते हैं उनको जो डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ही आ जाती है और बहुत सीरियस डिजीज बन जाती है। और जो लोग ऐसे वर्क प्रोफेशन में है जहाँ पे वेट उठाना पड़ता है, अगर वो गलत टेक्निक से वेट उठाते हैं तो भी ये डिस्क, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कमर में, गर्दन में, बैक में पेन आने की। एक और कॉमन कंडीशन है जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट का जो वेट खास करके कमर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर आ जाता है, तभी वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब रीढ़ की हड्डी आगे पीछे सरकने की वजह से वहां पे बहुत बार इंस्टेबिलिटी की वजह से पेन आ जाता है। और लोगों को, खास करके महिलाएं कहते हुए आपको दिखाई देती होगी कि कमर में जब भी सीजर के समय कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं एनेस्थेटिस्ट की तरफ से, तो उस इंजेक्शन की वजह से कमर में दर्द रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डीजनरेशन है, ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। और खास करके जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ का और बहुत ही हड्डियों का कैल्शियम निकाला जाता है और वहाँ पे रीढ़ की हड्डी की कैल्शियम और बाकी मिनरल्स बहुत सारे निकाले जाते हैं। उसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही सीवियर हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद में और वो पेन का कारण बन जाता है। इसके ऊपर भी मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर अभी आगे हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यूजुअली जो एक्यूट पेन जो रहता है या जो छोटा मोटा मोच जो कमर में आ जाता है, उसके लिए आपको करना क्या है, घरेलू कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूं कि आप बेड रेस्ट ये सबसे बेस्ट है। झुक के वजन उठाई मत, कुछ काम थोड़ा सा अवॉइड करिए। फिर आप इनिशियल 3 से 4 दिन आप आइस फर्मेंटेशन मतलब आइस पैक से आप सेका ले सकते हो और कंटिन्यूस मत लीजिए, थोड़ा इंटरमीडिएट रखिए। और 3-4 दिन के बाद भी अगर बैक पेन है तो आप हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग जो है उससे सेका ले सकते हो। या थोड़ा बहुत पेन किलर भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कॉम्बिफ्लैन जैसी मेडिसिन है, कुछ लोकल बाम रहेगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से घरेलू जो उपचार है आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ही सीवियर पेन है, तो घर में आप कोई भी ट्रीटमेंट मत करिए। डेफिनेटली यू नीड टू सी द ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ऑर्थोपेडिशियन बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं।
अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, जैसे कि एक्सरे है, कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जिससे हमें आपकी अर्थराइटिस समझ में आती है, जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, आरए का टेस्ट किया जाता है, HLA-B27 जो अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किया जाता है, या तो सीटी स्कैन, एमआरआई भी किया जा सकता है। तो इससे हमें डायग्नोसिस हो जाता है और पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क हुआ है या अर्थराइटिस है, कुछ सेप्टिक अर्थराइटिस है, इन्फेक्शन है, ये सब इस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। खास करके अगर आप ट्रीटमेंट में देखेंगे तो अगर न्यूरोलॉजिकल फीवर है या कुछ उसके रिलेटेड कुछ स्टिफनेस है तो हम लोगों को इन्फेक्शन रूल आउट करना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्रेशन डिकम्प्रेशन करना पड़ता है या सर्जरी प्लान करना पड़ता है, या तो कुछ छोटे स्प्रेन या मसल स्पैजम है तो फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट मोडालिटी। वहाँ पे हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं और मसल स्टिमुलेशन या IFT करके अलग अलग मोडालिटीज है वो हम लोग देते हैं, या तो हमें एक्सरसाइजेस जैसे जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि स्पैजम रिलीव करने में हेल्प करते हैं, तो आपको ज़्यादा दिन पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान की जाती है अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको अलग अलग कंडीशंस पे आगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू, बाय बाय।